खंड 1 अध्याय 16। उस रात वह पूरी रात सो नहीं सका। भोर में उसने सफेद क्षितिज को देखा। ठंडी हवा बह रही थी। उसकी आंखों के सामने झंडा फहरा रहा था। घास के लहराते समुद्र को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह किसी समय सैन्य शिविर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुका है। उसके सामने तंबुओं की कतार लगी हुई है। यहाँ से वह प्राचीन घोड़े का झंडा नहीं देख सकता था, लेकिन वह जानता था कि यह झंडों के इस समुद्र के पीछे कहीं है, एक निश्चित तंबू के पीछे छिपा हुआ है। उसने अपने होठों को सिकोड़ा, अपनी मुट्ठी ढीली की, फिर उसे फिर से कस दिया। बार बार वही बात दोहराता रहा। भले ही वह उसे वापस ले आए, वह उसकी नहीं हो सकती थी। वह उसे हमेशा के लिए नहीं पा सकता था। बहुत से लोग उसकी जान चाहते थे, बहुत से लोग उसे मरना चाहते थे। उसे वापस लाने से उसकी मृत्यु और भी तेजी से होगी। वह दरवाजे के पीछे खड़ा होकर बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन अंत में वह फिर भी पीछे मुड़ा और बाहर नहीं निकला। सैन्य शिविर के मुख्य द्वार पर खड़े एलैंग डांग की पीठ को देखते हुए वह आदमी ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसके दिल में चुपके से खुशी थी। कल रात उसे काम के लिए लड़के को बाहर ले जाते हुए देखकर उसने तुरंत अनुमान लगाया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह जल्दी से उसके पीछे चला गया। हालांकि वह बहुत करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन वह देख सकता था कि ये लैंग डांग उस बदमाश को गुमा के शिविर में ले जा रहा है। उसे बहुत पहले से पता था कि ये लैंग डांग उस बदमाश के साथ कुछ खास व्यवहार करता है, इसलिए उसने उसके पैर में चाकू घोंप दिया। वह यह भी जानता था कि ये लैंग डांग और गुमा के बीच एक गुप्त सौदा था। उसे अकेले लौटते देखकर वह अभी भी निश्चित नहीं हो पाया था, लेकिन अब उसे इस तरह देखकर उसे पता चल गया कि उसने गुमा से उस बदमाश को ले जाने के लिए कहा होगा। हालांकि एलैंगटेंग के पास बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी रिपोर्ट किससे करनी है। मोहरा जनरल लासू को अक्सर चिढ़ाया जाता था कि एलैंगटेंग जैसे अधीनस्थों की बदौलत ही उसने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन क्योंकि एलैंगटेंग वास्तव में 100 युद्ध विजेता था, लासू केवल उससे गुप्त रूप से ईर्ष्या कर सकता था और उसे खुले तौर पर मारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिना अनुमति के गुप्त रूप से गुलामों को छोड़ना एक बड़ा अपराध था। वह जानता था कि इस बार भले ही एलैंगटेंग मर न जाए, उसे पदावनत कर दिया जाएगा। शायद उसकी स्थिति भी छीन ली जाए और उसे गुलाम बना दिया जाए। उस समय यह गुलाम शिविर उसका होगा। उसने सावधानी से अपने चेहरे पर उत्साह को छुपाया और एलैंगटेंग के तंबू में लौटने का इंतजार किया और तुरंत शिविर छोड़कर उस जगह के सबसे बड़े सफेद तंबू की ओर चल पड़ा। भारी बादल बहुत नीचे तक दबा रहे थे, इतने नीचे कि वे लगभग उनके सिर के ऊपर तक दबा रहे थे। गुलामों के शिविर में हर कोई निस्तेज था। उनके चेहरे आसमान में काले बादलों की तरह उदास थे। गुलामों की जान की कोई कीमत नहीं थी। युद्ध में आधे लोगों को खोना सामान्य बात थी। यहाँ तक कि सामान्य दिनों में भी लोग अक्सर अचानक गायब हो जाते थे। बेशक वे बच नहीं पाए। यहाँ कोई भी सफलतापूर्वक बचकर नहीं निकल पाया है, इसलिए लापता व्यक्ति कभी वापस नहीं आएगा। जियाओ ये को एलैंगटेंग ने बाहर निकाला था। कई लोगों ने उसे लड़के को बाहर निकालते और फिर अकेले लौटते देखा। उन्होंने उसे सुबह से ही सैन्य शिविर के मुख्य द्वार पर उदास चेहरे के साथ खड़ा देखा। लड़का वापस नहीं आया। हालांकि मौसम खराब था, फिर भी सेना ने वहीं डेरा डालने और आगे मार्च न करने का निर्णय लिया, इसलिए सभी को एक दुर्लभ दिन की छुट्टी मिल गई। क्योंकि बर्फ पड़ने वाली थी, इसलिए उन्हें टेंट दिए गए थे। हालांकि यह सरल था, फिर भी बर्फीले दिनों में जमीन पर सोने से बेहतर था। लेकिन उस दिन किसी को भी बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
हर कोई उदास होकर अपना काम कर रहा था, जैसे कि उसका अपना भाई अभी अभी मरा हो। किसी में भी एलांग डांग से यह पूछने की हिम्मत नहीं थी कि वह लड़का कहाँ है। हालांकि ट्यू दा दयालु था, लेकिन एक बच्चे के लिए अपनी जान गंवाना उचित नहीं था। ट्यू दा अकेला लापता नहीं था, थापला कौन भी कहीं नहीं दिख रहा था। ट्यू दा के विपरीत पहले तो किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंधेरा होने तक थापला कौन के गुर्गों को पता चला कि उन्होंने उसे पूरे दिन नहीं देखा था, और वे उत्साहित होकर इलांग डांग को रिपोर्ट करने के लिए दौड़े। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? आज दोपहर को। क्या आपको यकीन है? जरूर, मैंने गिनती की। दोपहर के बाद 50-50 मैन कमांडर ने किसी को नहीं पीटा था, इसलिए वह निश्चित रूप से आज सुबह जल्दी जाने के बाद वापस नहीं आया। उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने गुलाम सैनिक को जाने देने के लिए अपना हाथ हिलाया। मुझे पता है, अगर वह वापस आता है तो उससे कहो कि वह मुझसे मिलने आए। बिना अनुमति के शिविर छोड़ना एक गंभीर अपराध है। अगर थाप लैप कौन भाग गया तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हाँ, यह सुनकर दूसरे व्यक्ति की आंखों में खुशी झलक उठी। लांग डांग, थाप ला कौन की स्थिति क्या है? आप अस्थायी रूप से उसे बदल दें। हाँ, दूसरा आदमी अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाया और जाने के लिए मुड़ गया। थापला कौन के गायब होने से उसे किसी तरह असहज महसूस हुआ। वह आदमी अच्छा व्यक्ति नहीं है। वह नहीं सोचता कि थापला कौन इतना मूर्ख होगा कि भाग जाएगा। इतने लंबे समय तक गुलाम शिविर में रहने के कारण वे सभी जानते थे कि बच निकलना लगभग असंभव है। हालांकि गुलामों का शिविर सबसे बाहरी किनारे पर था, फिर भी बाहर बाड़ और विशाल घोड़े थे। एक विशाल और असीम घास के मैदान का तो कहना ही क्या। रक्षक एक ही नज़र में भगोड़े की दिशा जान सकते थे। जो भी भाग्यशाली होगा उसे तीरंदाज द्वारा मार गिराया जाएगा। यदि आप इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि मैदान पर घुड़सवार सेना से मुठभेड़ हो जाती है, तो वे आपके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे, आपको जहां तक चाहे भागने देंगे और फिर आपको मौत के घाट उतार देंगे। यह उल्लेख करना जरूरी नहीं है कि घुड़सवार सेना द्वारा पकड़े जाने के बाद वे खेलने के लिए सभी तरह के तरीके सोचते थे। एक विशाल घोड़ा, घोड़ों को बिना किसी सुरक्षात्मक दीवार के किसी स्थान पर तैनात होने से रोकने के लिए एक प्रकार की बाड़। जब भागे हुए गुलामों को वापस लाया जाता था तो उनके साथ तब तक बुरा व्यवहार किया जाता था जब तक कि वे मुश्किल से जिंदा होते, और फिर उन्हें तब तक प्रदर्शन पर लटका दिया जाता था जब तक कि वे मर नहीं जाते। उसने नहीं सोचा था कि तालागुन बच जाएगा। हालांकि उसने दूसरे आदमी के पैर पर छुरा घोंपा, जिससे उसके गुर्गे भड़क गए। लेकिन यह घाव ज्यादा गंभीर नहीं था। उन्होंने अपनी नसों को घायल होने से बचाने की कोशिश की। भले ही ताला कोन के पैर में चोट लगी थी, फिर भी वह जानता था कि उन गुंडों से कैसे निपटना है जो उसकी स्थिति चाहते थे, अन्यथा वह अब तक जीवित नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं था कि ताला कौन भागना चाहता था। उसने अपने सामने आँख को घूरा, फिर अपनी आंखें उठाकर उस कोने की ओर देखा जिसे किसी ने साफ नहीं किया था। उसकी आंखों का कोना अचानक फड़क उठा। बिना सोचे समझे वह तुरंत खड़ा हो गया, बाहर चला गया, एक आँख वाले बाबा हक को देखा और पूछा, कल रात जब मैं बाहर गया था तो क्या थाप लैप कौन बाहर चला गया था? बाबा हतस्तब्ध रह गया। और कल रात पहरा देने वाले गार्डों को खोजने के लिए किसी को भेजने ही वाला था जब दा लुआट थिएन तिन्ह खड़ा हुआ और बोलने की पहल की। जैसे ही आप ट्यू दा को ले गए, वह भी आपके पीछे आ गया। लानत है। उसका चेहरा भारी था, वह दबी हुई सांस में कोस रहा था। जैसे ही वह मुड़ने वाला था और गुमा से किसी को समाचार के बारे में पूछताछ करने के लिए खोजने वाला था,
उसने बख्तरबंद सैनिकों की एक टीम को गुलाम शिविर के प्रवेश द्वार की ओर चलते देखा। सैनिक पूरी तरह से सशस्त्र थे, कवच, बड़ी तलवारें, क्रॉसबो के साथ, और टीम के नेता ने उसे देखा और ठंडे स्वर में कहा, अलांग डांग, जनरल आपको आमंत्रित कर रहे हैं। गुलाम अचानक चुप हो गए। तंबू में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबने उसकी ओर देखा। उन्होंने इन सैनिकों को पहचान लिया। ये मोहरा जनरल के अंगरक्षक थे और हर कोई जानता था कि मोहरा जनरल लासू ए लांग डांग से नफरत करता था। अब उसने हथियारबंद सैनिकों को ए लांग डांग को खोजने के लिए भेजा। यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं थी। उसकी आंखों के कोने फिर से फड़क उठे। बिना अपना सिर घुमाए वह जोर से चिल्लाया, बाबा हक, पास होना। बाबा हच उसके आगे आगे चला और जोर से उत्तर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी को स्पष्ट रूप से सुनाई दे। उसने एक आंख वाले व्यक्ति को देखा और इतनी आवाज में बोला कि दूसरा व्यक्ति सुन सके और अपने निर्देश दिए, अगर थाप लैप कौन वापस आए तो उसे मार डालो। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो वह निश्चित रूप से परेशानी खड़ी करेगा। बाबा हच ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, अपने होठों को सिकोड़ लिया और थोड़ा सा सिर हिलाया। यदि कोई परेशानी पैदा करता है तो नरम मत बनो, दृढ़ रहो। यदि आप नरम दिल हैं तो अधिक लोग मरेंगे। यह सलाह थी। बाहच दंग रह गया। उसकी ओर देखा, लेकिन ए लांग डांग पहले ही ठंडे दिमाग से उसके पास से गुजर चुका था। सशस्त्र सैनिकों की ओर बढ़ रहा था। लासू का तंबू बहुत बड़ा था। लासू दसियों हजार कुलीन सैनिकों की कमान संभालने वाला अग्रणी सेनापति था, जिसमें अकेले 5,000 से ज्यादा घुड़सवार थे। लासू के तंबू के दरवाजे पर नक्काशीदार लकड़ी का फ्रेम था और पर्दे शानदार बुने हुए कपड़े से बने थे, जिन पर फूल, जानवर और लताएं छपी हुई थी। पर्दे के पीछे का अंदरूनी हिस्सा और भी शानदार है। बिस्तर पर कोई साधारण बुना हुआ कालीन नहीं, बल्कि बर्फ सी सफेद लोमड़ी की खाल बिछी है। चिमनी लोहे की नहीं, बल्कि कांसे की बनी थी, जिसे चमकने तक साफ किया गया था, और उस पर पशुओं की आकृतियां बनी हुई थी। कहने की जरूरत नहीं कि बाकी सभी चीजें बेहतरीन हैं। गुमा का तंबू इस जगह से कहीं ज्यादा घटिया था। अंदर जाने से पहले उसे अपने शरीर से सारे हथियार हटाने को कहा गया। इन अंगरक्षकों ने न केवल उसका चाकू छीन लिया, बल्कि उसकी हर जगह तलाशी भी ली। उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि लाटो उसे अपने तंबू में हथियार छिपाने नहीं देगा। तंबू के दोनों तरफ अभी भी 20 से ज्यादा पहरेदार खड़े थे। तंबू के बीच में भालू की खाल से ढकी मुख्य कुर्सी पर बाघ की पीठ और भालू के कंधे वाला एक आदमी बैठा था। उसका आधा शरीर भालू की खाल पर टिका हुआ था। एक पैर मोड़कर कुर्सी पर रखा हुआ था, दूसरा पैर कुर्सी के पैर के नीचे रखे लुढ़के हुए गलीचे पर टिका हुआ था। लैप्टो। उसे देखकर लैप्टो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह बड़ी कुर्सी के सामने चला गया। क्योंकि वह खड़ा था, वह लगभग सीधे दूसरे आदमी को देख सकता था। वह आदमी थोड़ा परेशान हुआ, अनजाने में अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई और सीधा बैठ गया। उसे भड़काना नहीं चाहता था, इसलिए वह धीरे धीरे कुर्सी के सामने घुटनों के बल बैठ गया, अपनी आंखें नीची कर ली और अपना मुंह खोल दिया। सामान्य, बिना पलक झपकाए उसने कहा। लैप्टो ने अपनी भौहें उठाईं और ऊंचे मन से कालीन को नीचे गिरा दिया। फेल्ट कालीन सीढ़ियों से नीचे लुढ़का, लकड़ी की सीढ़ियों पर खुल गया और एक बंधा हुआ व्यक्ति कालीन से लुढ़क कर बाहर आ गया। तातू दा को जरूर उन लोगों ने पीटा होगा। उसके काले बाल बिखरे हुए थे, उसके गंदे कपड़े खाने और खून से सने हुए थे, उसका चेहरा लाल और बैंगनी था, उसके माथे पर बहुत बड़ी सूजन थी और उसका मुंह कपड़े से ठुसा हुआ था।
उसने खुद को किसी भी भावना को न दिखाने या कोई प्रतिक्रिया न करने के लिए मजबूर किया। जिस क्षण उसने लाटो के पैरों के पास बिछा हुआ लुढ़का हुआ कालीन देखा, उसे पता चल गया कि अंदर कोई है। उसे अब भी उम्मीद थी कि उसे कोमा ले गई होगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोमा अभी भी एक कदम देर से आई थी। उस पल उसे लगा कि वह मर चुकी है। फिर उसने देखा कि उसकी छाती धड़क रही है। वह अभी भी सांस ले रही थी, अभी तक मरी नहीं थी। ए लांग डांग, क्या आप इस गुलाम को जानते हैं? पता नहीं, उसने बिना सोचे जवाब दिया। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि इस मामले में कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। लासु उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ उसके सामने आ गया। तुम्हें नहीं मालूम? पता नहीं। उसने फिर अपनी आंखें खोलीं और सीधे उस आदमी की ओर देखा। तुम इसे एक गुलाम के रूप में शिविर में वापस नहीं लाए थे? क्या आप उसे अपना नौकर नहीं बनने देंगे? आप उसे कोमा को खोजने के लिए क्यों नहीं ले जाते? उसने सीधे दूसरे आदमी की ओर देखा। उसकी आंखें बिना झपकाए बोली, जनरल, जिस लड़के को मैं काम पर लाया था, वह पिछले युद्ध में मर गया था। यह गुलाम तो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। किसी ने गलत याद कर लिया होगा। लाटो की कनपटी फड़क उठी। उसने ठंडी सांस ली और नौकर को संकेत देने के लिए अपनी उंगलियां चटकाईं। कोई, उसे खोलो। उसके बगल में खड़ा गार्ड आगे बढ़ा। उसने अपना चाकू निकाला, उसके शरीर के चारों ओर की रस्सियां काट दी और उसके मुंह से कपड़ा निकाला। क्योंकि दूसरे व्यक्ति की हरकतें इतनी असभ्य थी, वह जोर से कराहने से खुद को रोक नहीं सकी। जब उसने खड़े होने की कोशिश की, तो एक गार्ड ने उसके घुटने के पीछे लात मारी और वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। इस बिंदु पर उसने खड़े होने की कोशिश नहीं की। शायद उसे पता था कि वह खड़ी नहीं हो सकती। लासु उसके सामने खड़ा था, उसे देखा और मंगोलियन में पूछा, छोटे बच्चे, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? ऐसा कहने के बाद लासु ने अपना हाथ उठाया और उसकी ओर इशारा किया। उसने अपना सिर उठाया, अपना सिर घुमाया। उसके भावहीन चेहरे ने अपनी रक्तवर्ण आंखों का इस्तेमाल करके उसे जमीन पर एक घुटने पर बैठे हुए देखा। उस पल में उसकी गर्दन के पीछे अनजाने में तनाव हो गया। उसका जवाब उसे मार सकता था। वह बदला लेना चाहती थी, बस एक शब्द कहने की जरूरत थी। उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया, खुद को मजबूर किया कि वह इसे अपने चेहरे पर न दिखाए। अगर उसने सच में ऐसा कहा और उसका सिर कलम करवा दिया, तो भी उसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसने उसकी मां को मार डाला, यह इतना आसान था। उसने उसकी तरफ देखा, उसका लाल और सूजा हुआ चेहरा भावहीन था। उसने बस अपने चेहरे पर लगे खून को पोंछने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर कर्कश आवाज में कुछ सरल मंगोलियन शब्द कहे। पता नहीं, उसकी सांस रुक गई। अचानक उसे लगा कि उसके शरीर में खून का प्रवाह बढ़ गया है। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है, लेकिन लासु ने अचानक उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह उसके सामने जमीन पर गिर गई, उसके पैर की उंगलियों से 3 इंच से भी कम दूरी पर। 2 उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा तनावग्रस्त हो गया, उसके माथे की नसें धड़कने लगी। 3 इंच 30 सेंटीमीटर वह उसके माथे से बहता खून देख सकता था। उसका पीला सा चेहरा बैंगनी हो गया था और उसकी सफेद गर्दन पर तेज दिल की धड़कन देख सकता था। फिर से देखो, क्या तुम उसे जानते हो? लासु की ठंडी और क्रूर आवाज फिर से गूंजी। उसने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ नहीं देखा, बस कांपते हुए खुद को सहारा दिया। उसकी नजरों से दूर अपना सिर उठाकर लासु की तरफ देखा, जिद करते हुए दोहराती रही। पता नहीं। लैप्टो ने अपना पैर उठाया और उसे लात मारी, जिससे वह नीचे गिर गई।
उस समय वह उसे पकड़ने के लिए लगभग आगे बढ़ा, लेकिन तर्क ने उसे अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया। वह बिल्कुल भी नहीं हिला। यह मुख्य शिविर था, अग्रिम मोर्चे के जनरल का तंबू। तंबू सैनिकों से भरा था और बाहर हजारों घुड़सवार थे। अगर वह 100 के खिलाफ एक से भी लड़ ले तो भी वह उसे यहाँ से नहीं निकाल पाएगा। अगर वह जिंदा रहना चाहता था तो उसे सिर्फ अंत तक मना करना था। लात उसके सीने पर लगी, लेकिन ऐसा लगा जैसे लात उसके दिल पर लगी हो। उसने देखा कि उसे पीछे की ओर लात मारी जा रही है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर रही है। खंड 1 अध्याय 17। उसने मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसे पीछे मुड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह उसके सामने चाय की मेज पर रखे कांस्य के कटोरे पर उसका प्रतिबिंब देख सकता था। इससे पहले कि वह बैठ पाती, लाटो पहले ही उसके पास आ चुका था। उसके बाल पकड़कर उसे अपने सामने खींच लिया, उसे अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। दर्द के कारण अनजाने में उसके आंसू बह निकले। वह सांस लेने के लिए हाँफ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी जब उसने उसे देखा। उस पल वह अचानक सांस नहीं ले पा रहा था। वह उसकी सांसों को महसूस कर सकता था, उसके शरीर के तापमान को महसूस कर सकता था, और यहाँ तक कि उसकी पीड़ा को अपनी त्वचा पर रेंगते हुए, अपनी छाती में रेंगते हुए, अपनी अंतरात्मा को जोर से मरोड़ते हुए महसूस कर सकता था। लासू ने फिर से ठंडे स्वर में पूछा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। ध्यान से देखो, क्या उसने तुम्हें गुलाम शिविर से रिहा किया है? क्या वह आपको भोजन शिविर में ले गया और भोजन ट्रक में छिपने को कहा? टीम के अंत में मिश्रण। लगातार सवालों की यह श्रृंखला साबित करती है कि लैप्टो उसे मौत के घाट उतारना चाहती थी। लैप्टो उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक उसे वह जवाब नहीं मिल जाता जो वह सुनना चाहता था, भले ही वह ऐसा न करे। लैप्टो फिर भी चाहती थी कि वह उसे दोषी ठहराए। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी छाती में इतना दर्द था कि वह सांस नहीं ले पा रही थी। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे, उसके गालों से बह रहे थे। आंसुओं ने उसके पीले चेहरे की गंदगी को धो दिया। नहीं है, नहीं। उसके चेहरे पर पतली सांस चल रही थी। वह उसकी आंखों में अपना निर्दयी प्रतिबिंब देख सकता था, एक राक्षस को देख सकता था जो खुद को बचाना चाहता था, बचना चाहता था, लेकिन भावनाहीन होने का नाटक करने की कोशिश कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी, उसे नहीं पता था कि वह क्यों नहीं बोल रही थी। वह एक निर्दयी, हृदयहीन राक्षस है, एक कमीना जो केवल अपने हितों की परवाह करता है। वह स्पष्ट रूप से जानती है कि उसके मरने पर कोई दया नहीं होगी। वह उसे नहीं बचाएगा, उसकी मदद नहीं करेगा, यहाँ तक कि अगर वह उसकी मदद करने के लिए झूठ भी बोले तो भी वह उसे मरने देगा। वह ऐसे ही जीता है, लोगों को मरते हुए देखता है। लेकिन उसने फिर भी कहा, नहीं। इस समय उसके कान बज रहे थे, उसकी कमजोर आवाज उसके सिर में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। क्या कहा आपने? लासू के माथे की नसें उभर आईं। उसने उसके बालों को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झटका। उसने गुस्से से फिर पूछा, फिर से कहो। वह दर्द से चिल्ला रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आवाज अभी भी दृढ़ संकल्प से कांप रही थी। वह नहीं, नहीं। आप 100 बार पूछिए, जवाब वही रहेगा। मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, उसकी एक भी बैरक नहीं। मैं उसे नहीं जानता। उसे बाहर निकाला गया। लैप्टो को वह उत्तर नहीं मिला जो वह चाहता था, इसलिए उसने उसे पकड़ लिया और उसे अपने बगल की मेज पर पटक दिया। वह अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, उसकी घबराई हुई सांसें सुन सकता था। वह निश्चित रूप से मर चुकी थी।
वह जानता था, वह भी जानती थी। वह मरना नहीं चाहती थी। वह बहुत डरी हुई थी। वह उसका डर और घबराहट देख सकता था, लेकिन वह उसका साहस और लचीलापन भी देख सकता था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह उसे बचा लेगा। उसने हाथ बढ़ाकर अपने सीने में छिपा चाकू निकाला। जब उसे टेबल पर घसीटा गया, तो उसने बल का इस्तेमाल करके पलटकर लासू पर हमला किया जो उसके बाल पकड़ रहा था। अप्रत्याशित रूप से जिस गुलाम को पीट पीट कर मार डाला गया था, उसके शरीर पर एक हथियार छिपा हुआ था। लासू घबरा गया, समय रहते बच नहीं सका, और उसके चेहरे पर पहले से ही खून के निशान थे। चाकू के इस वार से लासू चीख उठी। उसने अपनी कमर से बड़ा चाकू निकाला और उस पर वार कर दिया। उसने छोटा सा चाकू पकड़ा, रोकना चाहती थी, लेकिन सभी जानते थे वह रोक नहीं सकती थी। दोनों लोगों की ताकत और हथियार बहुत अलग हैं। वह यहीं कटकर मर जाएगी। उसकी मदद करना बहुत बेवकूफ़ी है। इससे दोनों यहीं मर जाएंगे। बचना असंभव था, और उसे बचाना तो और भी असंभव था। कोई भी समझदार व्यक्ति यह जानता होगा कि उन्हें चुप रहना चाहिए और अपने स्थान पर घुटने टेककर बैठे रहना चाहिए। वह मंगोल नहीं था, लेकिन वह लड़ना जानता था। यही एकमात्र चीज थी जो वह जानता था। सेना में हर कोई जानता था कि वह लड़ने में अच्छा था, और वह बहुत आज्ञाकारी भी था। वह एलैंग डांग था, एक जंगली जानवर, लेकिन वह एक जंगली जानवर था जिसे उन्होंने पाला था, उसे पालतू बनाया गया था। जब तक वह उसे अकेला छोड़ देता और चीजों के गुजरने का इंतजार करता, तब तक दूसरी जनजातियों के सेनापति उसकी रक्षा के लिए आते। वे अहंकारी लासू को अपमानित होते देखना पसंद करते थे, यहाँ तक कि उसके जैसे क्रूर जनरल को स्वीकार करने के लिए भी तैयार थे। फिर वह अपने सेंचुरियन कमांडर के रूप में वापस लौट सकता था, अपना जीवन जी सकता था। वैसे भी जल्दी या बाद में वह मर जाएगी। हर कोई मर जाएगा। वह निश्चित रूप से मर चुकी है। तूदा को पता था। उसे समझ नहीं आया कि उसने उसके लिए झूठ क्यों बोला। वह उस आदमी से नफरत करती थी, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह उसकी वजह से मर जाए। उस शापित मोहरा जनरल का चेहरा उसके द्वारा काट दिया गया था। भले ही उसने उसके बाल छोड़ दिए थे, उसने अपनी तलवार भी खींच ली थी। चांदी की रोशनी चमक उठी। बड़ी कृपाण नीचे गिर गई। उसने रोकने के लिए अपना खंजर उठाया। ब्लेड टकराए। हालांकि उसने चाकू को कसकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसकी ताकत दूसरे आदमी से मेल खाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, उसे पीछे हटना पड़ा। चाकू लगभग उसके हाथ से फिसल गया। ब्लेड ने उसके माथे पर काले बाल काट दिए, उसके कान को छूते हुए उसके कंधे की ओर वार किया। वह जानती थी कि वह यहीं मर जाएगी। उस समय एक बड़ा हाथ पीछे से आया और उसके हाथ को पकड़ लिया, जिसमें चाकू था, और उसे बड़े चाकू को पीछे धकेलने में मदद की और उसे आधे घेरे में एक तरफ घुमाया। दोनों ब्लेड तेजी से और जोर से टकराए। चिंगारियां निकली। वह लोहे के गड़े जाने की कान चीर देने वाली आवाज भी सुन सकती थी। लगभग उसी समय दूसरी तरफ से एक मुट्ठी ने उसके सामने खड़े कमीने के चेहरे पर मुक्का मारा। वह खोपड़ी पर मुट्ठियों के टकराने की आवाज सुन सकती थी और दूसरे आदमी की आंखों को थोड़ा सा उभरा हुआ देख सकती थी, जैसे कि वे अपनी आंखों से बाहर निकलने वाली हों। वह निर्दयी जनरल फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने दहाड़ते हुए अपनी कृपाण की मूठ घुमाई और उसकी कमर की ओर वार किया। उसके पीछे वाले आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कृपाण को रोकने के लिए अपनी कलाई घुमाई, घूम गया और एक बार फिर कृपाण को दूर फेंक दिया। उसी समय उसने अपने पैर को ऊपर उठाकर प्रतिद्वंद्वी के पैर को उसकी ओर बढ़ने से रोक दिया। फिर, इससे पहले कि वह पलक झपका पाती,
उसने 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके दूसरे आदमी की बाईं आंख पर वार किया, जिससे उसकी पुतली बाहर निकल गई। उसकी आंखों के सामने हवा में उड़ती हुई गोल पुतलियां चमक उठीं, जिससे उसे लगभग उल्टी आने लगी। उसने उस क्षण का फायदा उठाया जब दूसरा लड़का बुरी तरह चिल्ला रहा था। उसने जनरल के हाथ से बड़ी तलवार छीन ली और उसे अपनी गर्दन के पीछे रख लिया। उसके पीछे से जनरल के पीछे मुड़ा, उसे धमकाया और ठंडे स्वर में चिल्लाया, कोई भी हिले नहीं। जो भी हिलने की हिम्मत करेगा, मैं लैपटो को मार डालूंगा। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। उसने देखा कि तंबू में मौजूद सभी सैनिकों ने अपनी तलवारें खींच ली थी, लेकिन किसी के पास आगे बढ़ने का समय नहीं था। उसके शब्दों ने तंबू में मौजूद सभी लोगों को और भी सख्त बना दिया। यह बदलाव बहुत अचानक हुआ था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह विरोध करेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हमला करने की हिम्मत करेगा। उसे हमला नहीं करना चाहिए था, वह हमला नहीं कर सकता था, लेकिन उसने पहले ही हमला कर दिया था। उसकी उंगली अभी भी जनरल की खून बह रही आंख की थैली में फंसी हुई थी। दूसरे आदमी की आंख की थैली से चमकीला लाल खून बह रहा था। वह बर्फ सफेद कालीन पर पड़े जनरल की रक्तवर्ण आंखें देख सकती थी। अल्लांग डांग, तुम बहुत साहसी हो। तुम पागल हो। जनरल को गुस्सा आ गया। गाली देने से पहले ही उसने अपनी 2 उंगलियां उसकी आंखों में घुसा दीं, जिससे वह दर्द से करा उठा। उसने दूसरे आदमी को अनदेखा किया, बस उसे देखा और कहा, यहाँ आओ। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। बिना ज्यादा सोचे समझे वह लंगड़ाते हुए उसके पास गई, चाकू उठाया और दूसरों को सावधानी से देखा। पहरेदारों के चेहरे पीले पड़ गए थे। दरवाजे के बाहर खड़ा पहरेदार भी चाकू लेकर अंदर आया और उसे देखकर दंग रह गया। उसने अपने आसपास के सैनिकों की तरफ देखा और उन्हें चेतावनी देने के लिए सबसे ठंडे लहजे का इस्तेमाल किया। इस शिविर में हर कोई जानता है कि लासुमहान खान का साला है। अगर वह मर जाता है तो आप भी बचने की उम्मीद नहीं कर सकते। सुनो, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, मैं लाटो की नाक काट दूंगा। जो कोई भी तलवार उठाने या तीर चलाने की हिम्मत करेगा, मैं उसका कान काट दूंगा। फिर उसका बायां हाथ, दायां हाथ, बाह, दोनों पैर। लासू को इतना दर्द हो रहा था कि उसे ठंडा पसीना आ गया। जब उसे सांस लेने में तकलीफ हुई तो वह यह कहे बिना नहीं रह सका, बाहर हजारों सैनिक हैं और मेरे पास 5000 घुड़सवार भी हैं। तुम बच नहीं पाओगे। उसने अपने सामने खड़े लोगों को घूरते हुए दूसरे व्यक्ति की आंख के गड्ढे पर जोर से दबाव डाला और कहा, जनरल, यदि मैं आपकी जगह होता तो थोड़ा अधिक समझदार होता। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं अब मर भी जाऊं, तो भी मैं तुम्हें तकिए की तरह घसीट कर ले जा सकता हूं। यदि आप सहयोग करेंगे तो केवल आपकी एक आंख जाएगी, अन्यथा आपके कुत्ते की जान चली जाएगी। अब सबको बाहर जाने को कहो, नहीं तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जीभ काट दूंगा। लासो ने अपने दांत पीसकर दर्द सहन किया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन एलांग डांग ने अपनी उंगली उसकी आंख के गड्ढे में डाल दी, जिससे दूसरे आदमी का चेहरा मुड़ गया और वह तुरंत दर्द से चीख उठा। सब लोग पीछे हट जाओ। सभी पहरेदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक एक करके बाहर निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जब आखिरी सिपाही टेंट से बाहर निकला तो उसने लैपटॉप को आगे खींच लिया। वह लंगड़ाती हुई उसके पीछे गई और उसने देखा कि वह तंबू के बीच में रखे स्टोव को लात मारकर गिरा रहा है। भट्ठी जमीन पर गिर गई और पलक झपकते ही आग बर्फ सी सफेद बकरी के फर के कालीन पर लग गई और तेजी से फैल गई। तुम शापित जानवर हो। उसने लासू को उसे डांटना पूरा नहीं करने दिया।
उसने अपना हाथ घुमाया और अपने चाकू की मूठ का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर दिया। फिर बेहोश आदमी पर से सुनहरा रेशमी कवच उतारकर उसकी ओर फेंक दिया। इस पर डाल दो। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह जानती थी कि स्थिति गंभीर थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहन ली। वह मुख्य द्वार पर नहीं गया, बल्कि घूमकर लाटो के ऊंचे मंच पर गया, कुर्सी पर खड़ा हुआ, बड़ा चाकू घुमाया और तंबू के ऊपर से नीचे की ओर एक रेखा काट दी। फिर अपना सिर घुमाया और उसकी ओर बढ़ा। हमें अब बाहर निकलना होगा। वह आगे बढ़ी और उसे अपना हाथ दिया, ताकि वह उसे तंबू के ऊपर चढ़ने में मदद कर सके। बाहर खड़े सैनिक शोर मचा रहे थे, लेकिन वे सभी मुख्य द्वार के सामने एकत्र हो गए। लगभग अंधेरा हो चुका था। किसी ने उसे टेंट के ऊपर नहीं देखा, लेकिन वह जानती थी, फिर भी अगर वे दोनों कोई गलती करते हैं तो वे तुरंत पकड़े जाएंगे। उसे आसपास बहुत सारे टेंट दिखाई दिए, जिससे उसने तुरंत अपना सिर सिकोड़ लिया। तुम, यह सोचकर कि वह डर गई है, वह बोलने ही वाला था, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया। वह उसके कंधे पर चढ़ गई और जल्दी से बोली, मुझे दीवार पर टंगा धनुष और तरकश लाकर दो। बिना उसे कुछ बताए, जैसे ही उसने धनुष का जिक्र किया, वह तुरंत समझ गया। उसे नीचे उतारा, मुड़ा और धनुष बाण लेने के लिए दौड़ पड़ा। उसने जल्दी से लाटो की कुर्सी के पीछे लटके झंडे को नीचे खींचा, उसे काटने के लिए चाकू निकाला, फिर उसे तेल में भिगोया। इस दौरान वह खुद को दरवाजे की ओर देखने से नहीं रोक पाई। उसे डर था कि कोई अंदर घुस न जाए। लेकिन जाहिर है कि वे सभी इस बात से डरे हुए थे कि लासू घायल हो जाएगा, या फिर निर्णय लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। उसने सुविधाजनक तरीके से आंख पकड़ चुके फेल्ट के टुकड़े को नीचे खींच लिया। उसने धनुष और बाण ले लिए। उसने प्रत्येक बाण को तेल लगे कपड़े में लपेटा, उसे जलाया और उसे दे दिया। वह पुनः उसके कंधे पर चढ़ गई, तंबू के ऊपरी भाग को फाड़ दिया और अग्नि बाण छोड़ दिया। दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। देखते ही देखते 8 अलग अलग दिशाओं में 8 गोल टेंट एक साथ आग पकड़ गए। एक साथ जलने से सभी घबरा गए। अफरा तफरी मच गई। तभी उसने अपना धनुष चढ़ाया। उसने जो तरकश दिया था उसे लिया और अपनी कमर में बांध लिया। सभी की उलझन का फायदा उठाते हुए उसने तंबू की रस्सी और मोटे कालीन का उपयोग करके नीचे सरक लिया। तंबू इतना ऊंचा था कि वह लगभग घास पर गिर गई। इससे पहले कि वह स्थिर खड़ा हो पाता, उसने जनरल को उठा लिया और नीचे कूद गया, उसे ऊपर खींचने के लिए आगे बढ़ा और बाईं ओर भाग गया। वह भागने की दिशा नहीं थी, लेकिन उसके पास उसका पीछा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि वह बेहोश जनरल को अपने कंधे पर उठाए हुए था, फिर भी उसकी गति उससे कहीं ज्यादा तेज थी। वह एक तंबू की तरफ भागा, इधर उधर देखा, 2 पहरेदारों को खदेड़ा, फिर जनरल और 2 पहरेदारों को तंबू में ले गया। वह उसके पीछे पीछे अंदर चली गई, पर्दे के पीछे खड़ी हाफती हुई। वह उसे बताने ही वाली थी कि दूसरे तंबू में छिपने से समस्या हल नहीं होगी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि यह तंबू सामान्य तंबू से अलग था। अंदर लकड़ी के कई बक्से थे। उसने उनमें से 2 खोले। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख पाती, उसे सल्फर और नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट अयस्क की गंध आ गई। वह दंग रह गई और एक पल में उसे एहसास हुआ कि लकड़ी का बक्सा विस्फोटकों से भरा हुआ था। हे भगवान! जनरल के तंबू के इतने करीब विस्फोटक क्यों रखे गए? वे लोग कितने मूर्ख हैं! उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह तो विस्फोटक था। वह विस्फोटक लेकर आया और वह जानती थी कि वह क्या करना चाहता है। वह तुरंत मदद के लिए आगे आई और कुशलता से डेटोनेटर डाल दिया।
उसने विस्फोटकों को एक बोरी में भर दिया और लासू का तेज चाकू उसे थमा दिया। चाकू लासू की गर्दन पर रख दो, मुझे घोड़ा ढूंढने जाना है, तुम यहीं रुको। जो भी अंदर जाना चाहे, लाटो के कान काट दो और उसे कह दो कि वह चला जाए। उसने चाकू को कसकर पकड़ लिया, और इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, उसने पहले ही एक गार्ड के जूते उतार दिए थे जो अंदर आया था। गार्ड का चाकू उठाया और भाग गया, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह केवल लासू को पकड़ सकती थी जो जमीन पर पड़ा था, और चाकू उस आदमी की गर्दन पर रख सकती थी। उसे न सिर्फ इस बात का डर था कि कोई अंदर घुस आएगा, बल्कि उसे इस बात की भी चिंता थी कि यह आदमी अचानक जाग जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे बाहर का शोर सुनाई देने लगा, लोगों के चिल्लाने और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ पसीने से तर थे, चाकू की मूठ भीग रही थी। तंबू के बाहर आग जल रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा और उदासी थी। खंड 1 अध्याय 18। पसीने, लकड़ी, गंधक, आर्सेनिक, रक्त और कोयले की मिश्रित गंध ने उसे एक धनुष की डोरी की तरह तनावग्रस्त कर दिया। यह स्थान मूलतः बारूद का ढेर था, जो छिपने का सबसे खराब स्थान था। उसे चिंता थी कि उसके सामने खड़े 3 आदमी अचानक जाग जाएंगे, और उसे यह भी डर था कि उसके बगल में जलते हुए तंबुओं की लपटें हवा से यहाँ आ जाएंगी। अगर उनमें आग लग गई तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। उस पल उसने सोचा कि वह वापस नहीं आएगा। वह एक बोझ थी, एक उपद्रवी थी, और उसके पास विस्फोटक थे। अकेले भागना आसान होगा, उसे बचाने के लिए वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। शायद उसे इतनी बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि यहाँ इंतजार करना जारी रखे। उसने बेचैनी से अपनी लार निगल ली, खुद से कह रही थी कि अभी उस आदमी को उसे बचाने की जरूरत नहीं थी, उसकी मदद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने उसे बचा लिया था, उसकी मदद कर दी थी। लेकिन अगर कोई अपने लिए कुछ नहीं करता तो क्या नहीं करेगा? वह उसे बचाने के लिए वापस क्यों आएगा? अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे वह उछल पड़ी। वह धमाका बहुत नजदीक लग रहा था, जिससे उसे लगा कि उसके पीछे के विस्फोटक फट गए हैं। उसका दिल धड़कना लगभग बंद हो गया। सौभाग्य से उसके बाद कोई हलचल नहीं हुई। हाँ, बाहर से उसका नाम आया, विस्फोटों की आवाज के साथ। वह अचंभित रह गई। अचानक उसने अपना सिर घुमाया, यह सोचकर कि उसने गलत सुना है। लेकिन वह उसकी आवाज थी। फिर उसने फिर से आवाज लगाई, तातूदा। उसे सोचने का समय नहीं मिला। उसने जनरल को पीछे छोड़ दिया और बाहर भाग गई। यह पहले से ही अंधेरा था। दरवाजे के बाहर अफरा तफरी थी। चारों ओर जलते हुए टेंट थे। लोग आग बुझाने के लिए दौड़ रहे थे। आगे बाईं और बाड़ पर लगी नवीनतम आग बड़ी और चमकदार थी। आग आसमान तक जोर से जल रही थी। लाल लपटें चारों ओर फैल गईं, घने काले धुएं का उत्सर्जन करते हुए चारों ओर सब कुछ रोशन कर दिया। लाल लपटों में एक लंबा आदमी एक लंबी मूठ वाली कृपाण पकड़े हुए था। अस्त व्यस्त काले बाल, चमकीली आंखें, भयंकर भाव, फड़फड़ाती आस्तीन, एक मजबूत काले घोड़े पर सवार, जैसे कोई शैतान आग से निकल रहा हो। ए लैंगडांग। उसने गति धीमी नहीं की, बल्कि वह उसके पास पहुंच गया। लगभग उसी समय कुछ ही दूरी पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाने में कोई संकोच नहीं किया। उसने अपने घोड़े को तंबू के सामने सरपट दौड़ने के लिए उकसाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने आग की दुनिया कांप रही थी। उसे लगा कि उसका हाथ कट जाएगा। लेकिन जब वह होश में आई तो उसने उसे घोड़े पर खींच लिया और अपने पीछे बैठा दिया।
कसकर पकड़ो। वह उसके कान में धीरे से गुर्राया, घोड़े को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। उसने आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे इस बात की परवाह करने का समय नहीं है कि वह गिरी या नहीं। हवा उसके कानों में चीख रही थी। जोरदार धमाका फिर से गूंज उठा। चारों तरफ से गर्म हवा बह रही थी। सभी दिशाओं से लोगों को पता चल गया था कि वह पहल करने वाला था, जो पीछा करने और मारने के लिए दौड़ पड़ा। घोड़ा हवा की तरह सरपट दौड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी, लेकिन फिर भी वह मुख्य द्वार की ओर नहीं भागा। उसने जल्दी ही देखा कि उसने अपना घोड़ा घुमा लिया है और वापस उसी दिशा में भाग गया है। आग अभी भी आसमान में जल रही थी और लोग आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े। उसे वापस आते देख कुछ सैनिकों ने अपनी तलवारें निकाल ली। वह रुका नहीं, बल्कि अपने हाथ में लंबी मूठ वाली तलवार घुमाता रहा और उन लोगों को दूर भगाता रहा जो उसका रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े थे। काला घोड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों की दीवार को चीरता हुआ आग में घुस गया। वह डर के मारे हांफने लगी। जब उसने अपने घोड़े को कूदने के लिए कहा तो वह गिरने से डर गई, इसलिए उसने उसे और भी कसकर गले लगा लिया तथा अपना चेहरा उसकी पीठ से सटा दिया। गर्म आग ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। लाल लपटें उसके चेहरे और लंबे बालों को चाट रही थी। उसने सोचा कि उसे गर्मी लगेगी, लेकिन उसने अपने घोड़े को बहुत ऊंचा कूदने के लिए कहा, लगभग आग से भी ऊंचा, जिससे आग केवल हल्के से छूकर गुजरी, केवल एक सांस के लिए, फिर एक पल में उसके पीछे गायब हो गई। घोड़े के खुर के जमीन पर गिरने के बाद भी वह रुका नहीं। उसने अपना सिर घुमाया और पाया कि ऊंची बाड़ में एक छेद था, जहां से उसने अभी अभी अपने घोड़े को कूदने के लिए कहा था। आगे अभी भी सैनिक थे, लेकिन यहाँ के सैनिकों को अभी भी नहीं पता था कि क्या हुआ था। वह बाहर से हमला करने वाला कोई दुश्मन सैनिक नहीं था, बल्कि शिविर के अंदर से भागी हुई सेना थी। वह एलांग डांग था। सभी सैनिक उसे पहचानते थे, सभी उसे जानते थे। हालांकि कुछ लोगों ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और बहादुरी से उसे रोकना चाहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तलवारें उठाईं, वे उसके द्वारा गिरा दिए गए। लेकिन यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा लोग उसे देखकर चौंक गए। उसने मौके का फायदा उठाया, बिजली की गति से किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। आज रात अमावस्या की रात थी। सैन्य शिविर के बाहर घना अंधेरा था, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। पीछे मुख्य शिविर में कोलाहल मचा हुआ था। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि आग आसमान तक पहुंच रही थी, और उसने देखा कि तीरंदाज ने पहले ही दीवार पर तीर लोड कर दिए थे। अगले ही पल तीर बारिश की तरह बरसने लगे। वह अपने सिर में झुनझुनी के साथ देखती रही। उसे और भी कसकर गले लगाते हुए चिल्लाई, तीर आ रहे हैं। वह नीचे झुका, अचानक लगाम खींची, जिससे घोड़ा पीछे मुड़ गया। 2 लोग और एक घोड़ा तीरों की पहली बारिश से बाल बाल बच गए। इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, तीरों की दूसरी और तीसरी बारिश हुई, अधिक से अधिक घनी। वह गोल गोल भागा, बाएं और दाएं मुड़ा, दूसरी बार बच निकला, फिर अपनी कृपाण का इस्तेमाल करके उन तीरों को गिरा दिया जो तीसरी बार उसके पास आ रहे थे। गोल गोल दौड़ने से उसे तीरों से बचने में मदद मिल सकती थी, लेकिन इससे उसकी गति भी सीमित हो गई। जब वे दोनों गोलियों की रेंज से बाहर निकलने वाले थे, तो उसने मुख्य द्वार से घुड़सवार सेना की एक टुकड़ी को अपने घोड़ों को उनका पीछा करने के लिए उकसाते हुए देखा। मंगोल घोड़े की सवारी करने और तीर चलाने में माहिर थे। वे एक घोड़े पर एक आदमी सवार होते थे, इसलिए उनकी गति एक घोड़े पर सवार 2 आदमियों से कहीं ज्यादा तेज थी। घुड़सवार सेना को करीब आते देख
जिनमें से कुछ के पास तीर भी थे, वह घबरा गई। अब वह धीमा नहीं हो सकता था, वह पहले की तरह इधर उधर नहीं भाग सकता था। अगर वह धीरे चलता तो वे दोनों पकड़े जाते। उसने पहले कभी घोड़े पर बैठकर तीर नहीं चलाया था, उसने कभी घोड़े की सवारी भी नहीं की थी। लेकिन अब उसके पास डरने और सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी बाहें ढीली की जो उसकी कमर को पकड़े हुए थी, अपने शरीर से लंबा धनुष हटाया, अपनी पीठ पर रखे तरकश से एक तीर निकाला, तीर को धनुष में डाला और निशाना साधा। हवा बहुत तेज थी, घोड़े की पीठ हिल रही थी। उसने जो पहला तीर चलाया, उससे गुरुत्वाकर्षण के अस्थिर केंद्र के कारण वह लगभग घोड़े से गिर गया। उसे लगा कि वह वहीं मर जाएगी। वह उसके जूते पैडल पर देख सकती थी। उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया। लेकिन जब वह गिरी, तो उसने समय रहते पलटकर उसे पीछे खींचा, उसे गले लगाया और अपनी गोद में बैठा लिया। क्या तुम पागल हो? वह उस पर चिल्लाया। वह घबरा गई और खुद को उसकी गर्दन को कसकर पकड़ने से रोक नहीं पाई, लेकिन उसी समय उसने उसके पीछे पीछा करने वालों को देखा और उसके हाथ उसकी कमर को मजबूती से पकड़े हुए थे। उसने अंधेरे में उसके चेहरे को देखा और चिल्लाई, मुझे जाने मत दो। यह कहने के बाद उसने हिम्मत करके अपने हाथों को छोड़ दिया, बड़े धनुष को उसके कंधे पर रख दिया और एक बार फिर अपनी कमर पर लगे तरकश से एक तीर निकाला और उसे धनुष में डाल दिया। लानत है, तुम इस स्थिति में कैसे निशाना साध सकते हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने अपना पैर उठाया और धनुष पर कदम रखा, धनुष की डोरी खींची और उसके कंधे पर निशाना साधा। इस समय तीर हवा को चीरता हुआ उड़ गया। उसने धनुष को खींचने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया, धनुष की डोरी को अपनी सीमा तक खींचा, इसलिए उसकी शूटिंग शक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक थी और उसकी शूटिंग रेंज भी लंबी थी। यद्यपि झटके के कारण तीर सटीक नहीं था, फिर भी वह आगे चल रहे घुड़सवार के चेहरे को चीरता हुआ तीर देख सकती थी। घुड़सवार सेना नहीं रुकी, वे पीछा करते रहे, तीर भी चलाते रहे, लेकिन तीर उन दोनों तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर गिर गए, कम से कम 3 मीटर दूर। उसे इस स्थिति में धनुष खींचते हुए देखकर वह चौंक गया। उसे और नहीं रोका, बस उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, घोड़े को आगे सर पर दौड़ने के लिए कहा और कहा, पहला तीर मत चलाओ, दल के बीच में चलाओ। उसने एक और तीर निकाला, निशाना साधा। इस बार तीर एक घुड़सवार की बाईं भुजा पर लगा। उसकी शूटिंग रेंज उनसे कहीं ज्यादा थी। वह आगे भागे, वे फिर भी पीछा करते रहे। जैसे जैसे वे निकट आते गए, उसकी सटीकता बढ़ती गई और उसकी सीमा कम होती गई। इसके बजाय यह घुड़सवार सेना थी जो स्वचालित रूप से दूरी खींचती थी। वह जानती थी कि उसने उन्हें डरा दिया है। उनके तीर उनके घोड़ों की पूंछ तक भी नहीं पहुंचे, लेकिन उसके तीर आसानी से उन्हें मार सकते थे। अब नेता के घोड़े को मारो, उसने उससे कहा। उसने फिर से तीर खींचा, अपने पैर से धनुष खींचा और एक और तीर चलाया। तीर नेता के घोड़े पर लगा, घोड़े पर सवार घुड़सवार गिर गया, जिससे पीछे के 2 घुड़सवार भी गिर गए। घुड़सवार सेना की गति धीरे धीरे धीमी हो गई, लेकिन वह नहीं गिरा। एक घोड़े पर सवार 2 लोग अंधेरी रात में पागलों की तरह भाग रहे थे। उसकी आत्मा अभी भी तनावग्रस्त और सतर्क थी, धनुष और बाण पकड़े हुए। तभी उसने देखा कि हवा कुछ लेकर चलने लगी है। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि यह क्या है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि यह बर्फ है। बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवा गरज रही थी, बर्फ के टुकड़े ला रही थी। पहले कुछ, फिर ढेर सारे। पलक झपकते ही उसने उसकी आंखों को ढकना शुरू कर दिया। वह बर्फीली हवा को देखकर चकित हो गई।
लेकिन देखा कि आग के सामने का शिविर और दूर होता जा रहा था, घुड़सवार सेना भी और दूर होती जा रही थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धनुष को छोड़ दिया, उसकी गोद में बैठ गई, उसे दोनों हाथों से कसकर गले लगाया, अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और आखिरकार राहत की सांस लेने में सक्षम हुई। बर्फबारी हो रही है, उसने उसे बताया, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी रुंधी हुई थी। उसने सोचा कि वह भी जानता है, उसने बर्फीला आसमान देखा होगा, लेकिन फिर भी वह खुद को यह कहने से रोक नहीं पाई। बर्फबारी हो रही थी। वह जानती थी कि यह बर्फ घुड़सवार सेना को अस्थायी रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। भले ही वे पीछे न हटें, बर्फ अभी भी दो लोगों के निशानों को ढक सकती है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि ठंडी बर्फ में कैसे जीवित रहना है, कम से कम उम्मीद की एक किरण तो थी। आदमी ने जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी बाहें उसके चारों ओर कस दी, फिर अपने घोड़े को उड़ती बर्फ की रात में सरपट दौड़ने के लिए उकसाया। रात बहुत अंधेरी थी, हवा और बर्फ कभी बड़ी और कभी छोटी। उसने बिना रुके अपने घोड़े को उकसाया, पूरी रात बर्फ में चलता रहा। फिर एक और दिन और फिर एक और रात, एक और दिन और फिर एक और रात। आवश्यक समय को छोड़कर, जैसे जब उसे शारीरिक समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है, वह शायद ही कभी रुकता था। वह घोड़े पर खाता था, घोड़े पर सोता था। यहाँ तक कि अगर वह कभी कभी घोड़े से उतर जाता, तो वह आग नहीं जलाता जब तक कि यह आवश्यक न हो। वह उससे बात नहीं करता। तूदा ने विरोध नहीं किया। उसने दूर से दो घुड़सवार दस्तों को उसका पीछा करते देखा था, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से ऊबड़ खाबड़ इलाके और बर्फीली हवा का फायदा उठाकर उनसे बच निकला था। चौथे दिन सुबह सुबह बर्फबारी बंद हो गई थी। उसने क्षितिज पर एक पर्वत श्रृंखला देखी। पहली नजर में पहाड़ बहुत ऊंचा नहीं, बल्कि थोड़ा छोटा लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह अपने घोड़े को करीब ले जाता गया, पहाड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसकी दृष्टि का आधे से ज्यादा हिस्सा घेरता गया। रात में बर्फ फिर से गिरने लगी। उसे नहीं पता था कि वह सड़क कैसे देख पा रहा था। यह जगह अब पूरी तरह से समतल घास का मैदान नहीं रह गई थी। रात बहुत अंधेरी थी और आसमान बर्फ से भरा था। वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी, यहाँ तक कि जब उसने अपना सिर उठाया तो भी वह उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। अगर वह अभी भी उसे कसकर नहीं पकड़ रहा होता, अगर वह उसके शरीर के तापमान को स्पष्ट रूप से महसूस नहीं कर पाती, कपड़ों की मोटी परत के माध्यम से उसके दिल की धड़कन को महसूस नहीं कर पाती, तो उसे लगता कि वह अभी भी मोटे महसूस किए गए कालीन में ठूंसी हुई है, बंधी हुई है, और किसी भी समय उसकी सांस रुक सकती है। वह बहुत थकी हुई, ठंडी और थकी हुई थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। किसी तरह इसने उसे सुकून दिया। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, यहाँ तक कि उसके घृणित पसीने की गंध भी लोगों को सहज महसूस करा सकती थी। घोड़ा अभी भी हवा की तरह सरपट दौड़ रहा था, मानो वह दुनिया के छोर तक भागना चाहता हो। वह घोड़े की पीठ पर होने वाले झटकों और कंपन की आदी हो चुकी थी। वह कुछ देर के लिए सो गई होगी, क्योंकि जब वह होश में आई तो घोड़ा रुक गया था। उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि क्षितिज थोड़ा सफेद हो गया था। बर्फ गिरना फिर से बंद हो गया था, न जाने कब से रुका हुआ था। उसने पूर्व में घने भूरे बादलों को देखा, स्वर्ग और पृथ्वी के चौराहे पर फैलती पीली रोशनी को, फिर लगाम को अपने हाथों में थमा दिया और घोड़े से उतरने के लिए मुड़ी। वह घबरा गई, लगाम और काठी को कसकर पकड़ लिया, चिंतित होकर उसे देखने लगी। क्या हुआ? मैं तुम्हारे जैसे हारे हुए व्यक्ति से बहुत तंग आ चुकी हूँ। यह वाक्य इतना अप्रत्याशित था कि वह आश्चर्य से उसे देखती रही।
आदमी ने अपनी पीठ पर लगी लंबी मूठ वाली कृपाण निकाली, भयंकर रूप से घूरा और तलवार के पिछले हिस्से से घोड़े की जांघ पर वार किया। चले जाओ! घोड़ा दर्द से करा उठा और तुरंत अपने चारों खुरों को लात मारकर हवा की तरह आगे की ओर भागा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा करेगा। वह घबरा गई, लगाम को कसकर पकड़ लिया और खुद को गिरने से बचाने के लिए अपने पैरों को कसकर जकड़ लिया। धिक्कार है कमीने! क्या उसने गलत दवा ले ली? उसने मन ही मन उस आदमी को गुस्से से कोसा, जल्दी जल्दी घोड़े को नियंत्रित करते हुए, या यूं कहें कि उसे रोकने का तरीका खोजते हुए। हे भगवान! उसे तो यह भी नहीं पता था कि इस घोड़े को कैसे रोका जाए। खंड 1 अध्याय 19। उसे ले जाने वाला घोड़ा तेजी से भाग गया। वह जानता था कि उसे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन यह घोड़ा अपनी सीमा पर था और घुड़सवार सेना उसका पीछा कर रही थी। उसने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह उन्हें नहीं खो सका। अब जब बर्फ और हवा रुक गई थी, तो घुड़सवार सेना उनका पीछा और भी तेजी से करेगी। मंगोलों की घुड़सवारी और ट्रैकिंग कौशल बहुत अच्छे थे। उसने पहली रात से ही रुकने और आराम करने की हिम्मत नहीं की थी। वह जानता था कि घुड़सवार सेना केवल अस्थायी रूप से वापस आएगी। जब लासु जागता, तो वह लोगों को उनका पीछा करने और उन्हें मारने के लिए भेजता। भारी बर्फ के कारण लासु सैनिकों को उन्हें जाने नहीं देता था। उसके द्वारा धमकाया जाना एक तरह का अपमान था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि उसने अपनी एक आंख फोड़ ली थी। लैप्टो निश्चित रूप से इस शर्म को धोने के लिए उसे मारना चाहेगा। उसे उस आदमी को तब मार देना चाहिए था जब उसके पास मौका था, लेकिन उस समय उसे लैप्टो को बंधक के रूप में रखने की जरूरत थी। किसी भी मूल्य के लिए उसे जीवित रहना था। वह बस खुद को भाग्यशाली मानता था कि उस समय वहां कोई उच्च पद वाला जनरल नहीं था, इसलिए उसने उस आदमी का फायदा उठाकर भागने का मौका लिया। उसने घोड़े को रोकने की हिम्मत नहीं की। उसे शिविर से बहुत दूर ले जाना था। जितना दूर उतना अच्छा, जितना तेज उतना अच्छा। उसे समय और दूरी खरीदने की जरूरत थी। अगर वे घास के मैदानों से बच सकते थे, उत्तरी पहाड़ों और जंगलों में प्रवेश कर सकते थे, तो उनके पास अभी भी उनसे बचने का मौका था। इसलिए वह घोड़े पर ही खाता पीता और सोता रहा, कभी रुकता नहीं था। उसे अभी भी कुछ उम्मीद थी, लेकिन वह बहुत भारी हो गया था और घोड़े की सहनशक्ति खत्म हो गई थी। वह जानता था कि आज वह पकड़े जाएंगे। लासु के लिए वह बेकार थी, लेकिन वह अलग था। लासु जिस व्यक्ति को चाहती थी वह था। उसे पकड़ना चाहती थी, उसे मारना चाहती थी। लक्ष्य वह था, वह नहीं। उसके साथ रहना जारी रखने से केवल उसकी अन्यायपूर्ण मृत्यु होगी। यह घोड़ा उसे घुड़सवार सेना से दूर नहीं ले जा सकता था, लेकिन अगर यह केवल वह होती, तो इसकी गति बहुत तेज होती। उसके पास अभी भी घुड़सवार सेना के पीछा से बचने का मौका होता। भारी बर्फ उसके निशान छिपा देगी। उसके काठी के थैले में रखा सूखा भोजन और घोड़े के दूध की शराब उसके लिए 10 दिन और आधे महीने तक चलने के लिए पर्याप्त थी। वह बहुत बुद्धिमान थी, बहुत लचीली थी, और उसके तीर भी अविश्वसनीय रूप से सटीक थे। वह जानता था कि वह बच जाएगी। हवा तेज हो गई और घने भूरे बादलों से बारिश की बूंदें गिर रही थी। दूर उत्तरी पहाड़ों और जंगलों की ओर सरपट दौड़ते एक व्यक्ति और घोड़े की छवि को देखते हुए उसने अपने हाथ में बड़ी कृपाण पकड़ी, घूमा और हवा और बर्फ में अकेले ही आ रहे घुड़सवारों का सामना किया। उसने कृपाण के हैंडल को कसकर पकड़ लिया और गहरी सांस ली। वह मरना नहीं चाहता था, नहीं वह आत्मसमर्पण करना चाहता था। अगर उन्हें लगता था कि वह बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगा, तो वे बहुत गलत थे।
शायद इसलिए कि वह स्थिर खड़ा था, उन्होंने तीर नहीं चलाए। उसने अनुमान लगाया कि लासू चाहता था कि वे उसे जिंदा पकड़ ले। एक घुड़सवार ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और उससे बात करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि अचानक वह पूरी तरह से गतिहीन अवस्था से आगे बढ़ा और घोड़े पर बैठे आदमी को नीचे खींचने के लिए आगे बढ़ा। हर जगह सफेद बर्फ बिखरी हुई थी, जो आसमान से गिर रही बर्फ के साथ मिल रही थी। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसने पीछे मुड़कर अपने घोड़े पर चढ़ने का अवसर नहीं लिया, बल्कि बड़ी कृपाण को पकड़ लिया और दूसरे घुड़सवार के घोड़े पर वार कर दिया। उस पर सवार होने से वह स्पष्ट लक्ष्य बन जाएगा। बर्फ में घोड़ों और लोगों के आसपास होने के कारण वह छिपने में सफल रहा। घोड़े के शरीर पर तीर चलाए गए, उसके शरीर पर कुछ तीर उसे भी लगे, लेकिन सभी ने केवल उसकी त्वचा को खरोंच दिया। उसके कमजोर हिस्सों पर जो तीर छोड़े गए थे, वे सब उसने रोक दिए थे। उसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे उसे पकड़ सकते हैं, उन्हें अपने करीब खींच लिया। लेकिन इस घुड़सवार सेना को त्यागना नहीं था। लासू जानता था कि वह कितना कुशल था, इसलिए उसने सभी बेहतरीन सैनिकों को भेजा। उसे नहीं पता था कि उसने कितने लोगों को मारा था। उसने यह भी नहीं गिना कि उसके ब्लेड ने कितने लोगों की गर्दनें चीर दी थीं। उनके शरीर में छुरा घोंपा था, और उसने यह भी नहीं गिना था कि उसे कितने तीर लगे थे, उसने कितने घाव किए थे। भले ही वह मर जाए, लेकिन वह उनके पीछे नहीं जाएगा। वह जानता था कि लासू उसे कल सूरज देखने का मौका नहीं देगा। लेकिन वह वास्तव में जानता था, उस आदमी के पास उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाने के कई तरीके थे। हर जगह ताजा खून बिखरा हुआ था, जिसने सफेद बर्फ को लाल रंग दिया। खून ने बर्फ के टुकड़ों को लाल रंग दिया, फिर उस पर गिर गया। महान कृपाण किसी बिंदु पर टूट गई थी। उसने दूसरे व्यक्ति की कृपाण पकड़ ली और लड़ना जारी रखा, जब तक कि आखिरी व्यक्ति गिर नहीं गया, जब तक कि वह जमीन पर घुटने नहीं टेक दिया। उसकी नाक से खून बह रहा था, बर्फ को लाल रंग दे रहा था, फिर सफेद बर्फ से ढक गया। एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी सांस ले रहा था, वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने से उसकी जांघ पर चाकू के घाव से और अधिक खून बह गया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और बर्फ में गिर गया। उसे खून बहना बंद करने के लिए खड़ा होना चाहिए था, लेकिन नहीं, वह बस घूम गया, अपनी पीठ के बल लेट गया। भूल जाओ, वह थक गया था। अगर वह खड़ा भी होता, तो यह प्रयास की बर्बादी होती। उसकी कई पसलियां टूट गई थीं। उसकी कमर में अभी भी एक चाकू फंसा हुआ था, और उसके शरीर पर 7 या 8 चाकू के घाव थे, जो तीरों से लगे थे। सारे घाव खून से लथपथ थे। वह इस फटे हुए शरीर का इस्तेमाल अगली पीछा करने वाली घुड़सवार सेना से बचने के लिए नहीं कर सकता था, और तो और बर्फ से बचने के लिए इस घायल पैर पर भरोसा भी नहीं कर सकता था। बर्फीले बर्फ के टुकड़े गिरते रहे। वह उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों को देखता रहा, खुद पर हंसता रहा। कितना बेवकूफ! उसकी हरकतें बेहद बेवकूफी भरी थी। इतने सालों तक उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह एक ऐसी लड़की के लिए अपनी जान कुर्बान कर देगा जो उससे नफरत करती थी। वह वास्तव में उसकी मौत थी, उसकी छोटी सी मौत। लेकिन उसे इसका पछतावा नहीं था। उसे आवेग में बचाना बेवकूफी थी, वाकई बेवकूफी। लेकिन ऐसा करना सही था। यह मूर्खतापूर्ण है, लेकिन सच है। भले ही उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, फिर भी यह सही था। मुझे नहीं पता कि उसे बचाने से उसे ऐसा अच्छा क्यों महसूस हुआ जो उसने वर्षों से महसूस नहीं किया था। इस जीवन में वह केवल जीवित रहने के लिए जीता है, लेकिन भले ही वह बच गया, फिर भी वह खुश नहीं था। दिन ब दिन लोगों को मारता रहा और बदले में कुछ नहीं पाया।
लेकिन पिछले कुछ दिनों में वह उस पर निर्भर थी, उस पर भरोसा करती थी, यहाँ तक कि उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें भी फैलाती थी। हालांकि वह ऐसा स्वेच्छा से नहीं करती थी, बल्कि केवल इसलिए करती थी क्योंकि घुड़सवार सेना उनका पीछा कर रही थी। लेकिन वह एहसास बहुत बढ़िया था, वास्तव में बहुत बढ़िया। अब उसे आखिरकार महसूस हुआ कि वह पहले जैसा गंदा नहीं था, अब वह खून का प्यासा राक्षस नहीं था। बर्फ इतनी सफेद, इतनी शुद्ध, इतनी सुंदर थी। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे, एक के बाद एक, धीरे धीरे उसे दफना रहे थे, उसके शरीर के तापमान को सोख रहे थे। यह बहुत ठंडा था। उसने स्पष्ट रूप से सोचा, केवल यह महसूस करते हुए कि उसके शरीर का दर्द धीरे धीरे ठंड से दूर हो रहा है तथा सफेद बर्फ की जगह धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। उसे लगा कि वह डूबने लगा है, मानो वह नरक की अथाह गहराई में डूब रहा हो। मर जाना अच्छा होगा। आखिरकार बहुत समय पहले उसने जीने का कारण खो दिया था। अजीब बात है कि अपनी मृत्यु के समय उसने उस रात चिमनी की मंद रोशनी के नीचे उसकी पीठ उसकी ओर करके अपने शरीर को सावधानी से पोंछते हुए उसके अलावा और कुछ नहीं सोचा। वह दृश्य शांत और शांतिपूर्ण था, जिससे उसे शांति महसूस हुई। शायद इसे अगले जीवन के लिए छोड़ दे, अगर वह अभी भी अगला जीवन जी सकता है। तूदा ने बहुत ताकत लगाई, आखिरकार घोड़े को रोक दिया। वह घोड़े की सवारी करने में बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन घोड़े पर उसके साथ 4 दिन खाने और सोने के बाद उसने घुड़सवारी का कुछ ज्ञान सीख लिया था। उसने कुछ बार कोशिश की, आखिरकार घोड़ा उसके अनुरोध पर रुक गया। उसने एक हल्की सांस छोड़ी। फिर उसने दूर से भयानक चीखें और धातु के टकराने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर घोड़े ने अपने कान पीछे की ओर खींच लिए और उसका शरीर तनाव में आ गया। उसने घोड़े से सीखा और उसे सांत्वना देने के लिए धीरे से उसकी गर्दन थपथपाई, अपना सिर घुमाकर देखा लेकिन कुछ नहीं देखा। बर्फ अभी भी गिर रही थी, लेकिन यही कारण नहीं था कि वह नहीं देख पा रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि एक छोटी लहराती पर्वत श्रृंखला ने उसका दृश्य अवरुद्ध कर दिया था। लेकिन तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज अभी भी तेज हवा के साथ आ रही थी। घुड़सवार सेना। नहीं, यह सही नहीं है। उसने जानबूझकर उन्हें उसे ढूंढने दिया। वह उस पहाड़ को देखती रही। अचानक उसे ज्ञान की अनुभूति हुई। वह आदमी झूठ बोल रहा था, वह दूसरों पर भरोसा नहीं करता था और दूसरों को उस पर भरोसा नहीं करने देता था, क्योंकि दूसरों पर भरोसा करने से वह खुद ही मर जाएगा। वह अपने घोड़े से उतरा और उसे भगा दिया क्योंकि वे उसका पीछा कर रहे थे। उन लोगों की गति बहुत तेज थी। वह एक ही घोड़े पर सवार होकर उनसे बच नहीं सकते थे। उस आदमी ने भी जानबूझकर वह स्थान चुना, क्योंकि जब तक वे अभी पहाड़ से गुजरेंगे, वे उसे नहीं देखेंगे। वह सामने जंगल में भाग सकती है, और जहां उसके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी, वे उसे एक नज़र में देख सकते थे। इसलिए जब तक वह उसे भगाता रहेगा, वह वापस नहीं आएगी, उसे खोजने नहीं आएगी, क्योंकि उसने हत्या की आवाज सुनी थी। लानत है। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने धीरे से लगाम खींची और घोड़े को पीछे मुड़ने और वापस भागने के लिए कहा। लेकिन घोड़ा पहले ही काफी दूर भाग चुका था। घास का मैदान बहुत नजदीक लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह हजारों मील दूर है। वह जल्दी से वापस भागी, यहाँ तक कि उसने अपनी पीठ पर रखा धनुष भी नीचे उतारा, उसे खींचा और तीर चढ़ाया। लेकिन जब वह उसे देख सकी तो वहां केवल 3 लोग ही बचे थे। जब उसने पहले व्यक्ति को मारा, तो दूसरे व्यक्ति ने भी उसी समय अपना बड़ा चाकू उसकी कमर में घोंप दिया। उसने दूसरे व्यक्ति को मारने के लिए अपना हाथ घुमाया,
फिर चाकू को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह अपने घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए लगातार आग्रह करती रही। उसे खड़ा होते देखा, फिर नीचे गिरते देखा और फिर से रेंगते हुए नहीं देखा। जब से उसने उसे गिरते देखा, जब तक वह अपने घोड़े से उतरकर उसके पास नहीं गई, तब तक वह नहीं हिला। वह आदमी लगभग बर्फ से ढका हुआ था और उसकी कमर में अभी भी चाकू फंसा हुआ था। वह जल्दी से उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई, उसके चेहरे से बर्फ झाड़ दी और उसकी सांसों को जांचा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसके होंठ भी सफेद हो गए थे, लेकिन वह अभी भी जिंदा था, बस ज्यादा देर तक नहीं। इस आदमी की नब्ज कमजोर थी, वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन जब तक उसका खून बहता रहेगा और वह बर्फ में पड़ा रहेगा, वह बहुत जल्दी मर जाएगा। वह उसे मरने दे सकती थी। जब तक वह खड़ी होकर उसे अनदेखा करती हुई चली जाती, वह मर जाता। उसे मरने देना चाहिए। उसके बगल में घुटने टेकते हुए उसे अचानक समझ नहीं आया कि क्या करना है। वह केवल अपनी आंखें चौड़ी करके देख सकती थी और इस आदमी की धड़कन और सांसें धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लंबे समय के बाद पहली बार दो लोगों की स्थिति उलट गई। उसका जीवन उसके हाथों में था। उसे मरने देना चाहिए। उसने उसकी माँ को मारा, बहुत से लोगों को मारा, उसने हजारों लोगों की जिंदगी अपने कंधों पर ढोई। उसका मरना कोई अफसोस की बात नहीं है। जल्दी से उठो और चले जाओ। वह बिना अपने हाथ गंदे किए बस उठकर और छोड़कर बदला ले सकती थी। वह उसके द्वारा नहीं मारा गया था, वह उसके कुछ किए बिना ही खुद ही मर जाता। उसके लिए, क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था। लानत है। हालांकि उसने उसकी माँ को मार डाला, फिर भी उसने उसे अनगिनत बार बचाया भी। हालांकि वह जानता था कि वह उससे नफरत करती है, फिर भी इस व्यक्ति ने उसकी मदद की, उसे बचाया और यहाँ तक कि उसे भगा भी दिया। वह इस आदमी से इतनी नफरत करती थी, उससे और भी ज्यादा नफरत करने से उसे एहसास हुआ कि वह कितनी भयानक है। वह घृणित, निर्दयी, हृदयहीन, घृणित और नीच राक्षस है। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। उसने उसकी कमर में फंसे बड़े चाकू को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। इस पल वह जाग गया, उसे देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें आश्चर्य और भ्रम से चमक उठीं। फिर उसने अपना हाथ फिर से उठाया, उसकी खून से सनी उंगलियां हल्के से उसके चेहरे को छू रही थीं। उसने अनजाने में सांस लेना बंद कर दिया, वह केवल उसे देख सकती थी। उसकी खुरदरी उंगलियां उसके चेहरे, उसके कानों को छूती हुई उसकी गर्दन पर रुक गईं। याद नहीं, वापस आओ। उसके होंठ पीले और रक्तहीन थे। उसने धीरे से कहा, जाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, जहां तक संभव हो सके आगे बढ़े, जितना दूर उतना बेहतर। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें लगभग ध्यान से बाहर थीं, जिससे उसका दिल कांप रहा था। वह जानती थी कि उसका दिमाग इस समय अस्पष्ट था, इसलिए वह इतना शांत था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चाकू निकाला, उसे बर्फ पर फेंका और खून बहना बंद करने के लिए उसके घाव पर दबाया। वह इतना दर्द में था कि वह करा उठा। उसने उसकी बेल्ट उतारी, उसे चाकू के घाव पर बांधा, एक गांठ बांधी, उसके ऊपर झुकी और उस पर चिल्लाई, तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है, सुन रहे हो? तुमने मेरी माँ को मार डाला, तुम पर मुझे जीवन देने का दायित्व है। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन वह वास्तव में जानती थी कि यह युद्ध था, जानती थी कि वह इसलिए भागा क्योंकि उसके लोगों पर हमला हुआ था, जानती थी कि उसने अपनी माँ को मार डाला क्योंकि उसने उस पर तीर चलाया था, इसलिए उसने पलटवार किया।
युद्ध के मैदान में अगर आप किसी को नहीं मारते हैं तो कोई और आकर आपको मार देगा। पिछले कुछ दिनों में वह समझ गई, पूरी तरह से समझ गई। लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर उसने यह स्वीकार कर लिया तो सब कुछ उसकी गलती साबित हो जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हठपूर्वक उस हथियार को बनाना चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह राजा के सामने अपना सिर झुकाने की हिम्मत नहीं कर सकी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अपने माता पिता को उसे दूर भेजने के लिए मजबूर किया था। इसलिए उसने हर चीज के लिए उस पर दोष मढ़ दिया, क्योंकि उसे दोष देना अपनी गलतियों को स्वीकार करने से ज्यादा आसान था। वह यह जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसे बचा लिया। वह इतनी मूर्ख है, इस दुनिया में उसका कोई प्रतिशोध नहीं है। उसे याद था कि उसने ऐसा कहा था। वह जानती थी कि उसने उसकी बकवास बातें सुनी थी और वह कमोबेश अनुमान लगा सकती थी कि क्या हुआ था। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बताया। उसने बस उसे खुद को दोषी ठहराने दिया। खड़े हो जाओ, उसने गुस्से में उसकी शर्ट पकड़ ली और उसे बैठने पर मजबूर कर दिया। मेरे लिए खड़े हो, तुम पागल हो। वह हांफने लगा। उसने दूसरी तलवार निकाल ली, जिससे उसे दर्द हुआ और वह होश में आ गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करके उसकी ओर देखा और भारी स्वर में बोला, क्या तुम नहीं देख सकती? मैं मर रहा हूं। लैब 2, खांसी खांसी, किसी को भेजूंगा। मेरा सिर काट दो, खांसी खांसी, मुझे यहां रहना है। उसने बोलना समाप्त किया और खांसने लगा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। हे भगवान, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी क्या कहा। क्या वह सचमुच जानता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है? तुम यहाँ क्यों आए हो? ताकि लासु तुम्हारा सिर कलम कर दे? इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसका मुंह पहले ही आश्चर्यचकित हो गया। वह जिस व्यक्ति को चाहता है वह मैं हूं, वह नहीं। उसे चक्कर आ रहा था और वह बर्फ पर लेटना चाहता था, लेकिन उसने उसे पीछे गिरने से बचाने के लिए कसकर पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हम उन्हें परिणाम रिपोर्ट वापस लाने की अनुमति दे सकते हैं। उसकी कर्कश आवाज सुनकर न जाने क्यों उसका दिल बैठ गया। गुस्से से उसके पैर के घाव पर कपड़े का एक टुकड़ा बांधते हुए, तुम्हारा जीवन मेरा है, लाटो का नहीं। अगर वह तुम्हारा सिर काटना चाहता है तो उससे कहो कि वह लाइन में खड़ा हो जाए। खंड 1 अध्याय 20। लानत है, आप नहीं कर सकते। मुझे अकेला छोड़ दो। क्या मैं यहाँ मर सकता हूँ? वह फिर खांसने लगा, भारी सांस लेने लगा और थके हुए भाव से उसकी ओर देखने लगा। असंभव। उसने उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया, मरते हुए आदमी को घूरा और दृढ़ता से कहा, तुम्हें मरने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा जीवन मेरा है। इस वाक्य से उसका दिल कांप उठा। उसके सामने खड़ी लड़की उसे घूर रही थी। उसकी काली आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। गुस्सा था लेकिन दृढ़ निश्चय भी, बस नफरत नहीं थी। उसने अपनी बाहों में उसका गला लपेटा, उसे बगलों के नीचे से उठाते हुए कहा, मैं अब खड़ा होना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें 2 और वार करूंगी। लानत है। वह क्रोधित हो गया, दांत पीसते हुए उसे याद दिलाया, मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला है। क्या तुम भूल गए? उसने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं भूलूंगी, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। इसलिए मरने से पहले मरने के बारे में सोचना भी मत। अगर मैं सहमत नहीं हूँ तो तुम्हें मरने की अनुमति नहीं है। उसका दिल अचानक तेजी से और अस्तव्यस्त तरीके से धड़कने लगा। वह बिना कुछ कहे अपने सामने खड़ी लड़की को देखता रहा। काफी देर बाद उसने भारी स्वर में पूछा, तुम सहमत नहीं हो? मुझे मरने की अनुमति नहीं है। हाँ, मैं असहमत हूँ। आपको मरने की अनुमति नहीं है। उसने बिना पलक झपकाए कहा। इस समय
उसे पता था कि वह उसे जाने नहीं देगी। जब वह खड़ी हुई तो वह भी खड़े होने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके पैर में दर्द के कारण उसने उसे लगभग अपने साथ नीचे खींच लिया। वह एक तरफ हट गई और अपनी पूरी ताकत से उसका साथ देने लगी। उसके पास उसकी मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, नहीं तो वह उसे कुचलकर मार डालता। आपको यह तो पता ही होगा, हम जल्द या बाद में मर जाएंगे। आज नहीं, तब कल। वह उसे आधे से अधिक उठाकर घोड़े तक ले गई। वह उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। आप उसे करें, यह तो बस समय की बर्बादी है। उसने उसे रकाब पर चढ़ने में मदद की, उसके नितंबों को धक्का दिया, घोड़े पर चढ़ने में मदद की, फिर उससे कहा, यदि तुम मर गए तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी और इनाम लेने के लिए उसे लाटों के पास ले जाऊंगी। यह कहकर वह लाशों के ढेर की ओर मुड़ी, जल्दी से घुड़सवारों के लबादे और घोड़े के दूध की शराब उतारी, लबादे में सभी उपयोगी चीजें रखीं और उसे बांध दिया, और 2 लोगों के सिर पर चमड़े की टोपियां भी उतार दी। 2 कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक आदमी का फेल्ट गलीचा जमीन पर पड़ा हुआ है। वह उसे उठाने के लिए पीछे मुड़ी, फिर घोड़े पर लादने के लिए वापस लौटी। उसने उसे अपनी चमड़े की टोपी दी। उन्होंने इसे पहन लिया। उन्हें थोड़ा घबराहट हुई जब उन्होंने देखा कि वह कई बार कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी घोड़े पर नहीं चढ़ पा रही थी, इसलिए वह केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच सके। इस हरकत से वह लगभग घोड़े से गिर गया, लेकिन सौभाग्य से वह समय रहते उठ गई और उसे पकड़ लिया। वह उसके कंधे पर झुक गया, भारी सांस लेते हुए, उसे चेतावनी देते हुए, जाओ, लैब 2 को ढूंढो। वह केवल खुद को ही चोट पहुंचाएगी, तो बेहतर होगा कि तुम मरो नहीं। यह सबसे अजीब धमकी थी जो उसने कभी सुनी थी, लेकिन किसी कारण से इसने उसके दिल को जकड़ लिया। हवा और बर्फ ने आसमान को भर दिया। उसे संदेह होने लगा कि यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसने मरने से पहले इस अजीब दृश्य का सपना देखा था। यह लड़की उससे नफरत करती है, कोई रास्ता नहीं है कि वह उसे बचाने के लिए वापस आ सके। वह उसे बचाने से पहले ही उसे मारना चाहती थी। वह उसे बचाने के लिए वापस कैसे आ सकती थी? तो यह एक सपना है, बस एक सपना। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है, उसने सीधे उसकी ओर देखते हुए कहा। इसे आदेश कहने की बजाय यह एक अनुरोध जैसा है। किसी अज्ञात कारण से वह सुनने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसे लगा कि यह एक सपना था, फिर भी उसने खुद को रोकने की कोशिश की, खुद को घोड़े से नीचे खींचने नहीं दिया। 2 लोगों को ले जा रहा घोड़ा हवा और बर्फ में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और दूर घास के मैदान के एक कोने में गायब हो गया। वह घोड़े से गिर गया। उसने उसे डांटा और धक्का दिया, उसे खड़े होने के लिए मजबूर किया, उसे घोड़े पर चढ़ने के लिए मजबूर किया। थोड़ी देर चलने के बाद वह फिर से गिर गया। इस बिंदु पर वह अब और खड़ा नहीं हो सकता था। अपनी हतप्रभता में उसने उसे लगातार डांटते हुए सुना, महसूस किया कि वह उसे कालीन पर धकेल रही है और घोड़े को उसे घसीटते हुए ले जाने दे रही है। आपको इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा अवश्य करना चाहिए। मुझे अकेला छोड़ दो, उसने कहा, लेकिन उसने उसकी बात अनसुनी कर दी, बस अपनी गर्दन से दुपट्टा उतार दिया, उसके सिर और चेहरे पर लपेट दिया और दृढ़ता से आगे बढ़ती रही। मैंने कहा, मेरी सहमति के बिना आपको मरने की अनुमति नहीं है। मैं अभी तक सहमत नहीं हुआ हूँ। सुनो, मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है। यह वही है जो तुम मुझ पर बकाया हो, तुम मुझ पर बकाया हो। वह उसके हाव भाव को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया, लेकिन उसकी आवाज असामान्य रूप से स्पष्ट थी।
वह उसे बताना चाहता था कि उसने उसे एक से अधिक बार बचाया है, लेकिन उसे लगा कि यह कहना बेकार है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सांस को बनाए रखने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि वह उसे कहाँ ले जाना चाहती थी। नहीं उसे समझ में आया कि वह हार क्यों नहीं मानेगी। वह निश्चित रूप से मर चुका था, भले ही वह उसे बचाने के लिए वापस आ जाए, लेकिन उसके पास केवल मौत ही एकमात्र रास्ता होगा। लेकिन वह लगातार प्रयास करती रही, हवा और बर्फ से नहीं डरी, उसे यातना देती रही, उसे जीवित रहने के लिए मजबूर करती रही। फिर भी वह अभी भी कोमा में था। वह अपने पैर में दर्द के कारण जाग गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि वह भूरे कपड़े से बने एक अस्थायी तंबू में लेटा हुआ है। हवा अभी भी जोर से चल रही थी, जिससे भूरे कपड़े में सरसराहट हो रही थी। दर्द की एक और लहर आई, जिसने उसे अपनी आंखें नीचे करके फिर से देखने पर मजबूर कर दिया। उसके बाईं ओर आग लगी हुई थी। लड़की उसकी जांघ पर लगे घाव को सिल रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह हमेशा अपने साथ सुई और धागा रखती थी। शायद उसने कोई आवाज निकाली थी, इसलिए उसने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम्हारा घाव बहुत बड़ा है, मुझे इसे टाका लगाना पड़ेगा। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था, जिससे उसकी पहले से ही भयभीत आंखें और भी बड़ी और काली दिखाई देने लगी। चिंता मत करो, मेरी तकनीक अब बहुत अच्छी है, मैंने पहले भी कई घावों को ठीक किया है। उसकी कर्कश आवाज हवा में गूंज रही थी, जो पास और दूर दोनों जगह सुनाई दे रही थी। शायद उसने उसे ऐसी जगह खींच लिया था जहां उसे हवा और बर्फ से बचाया जा सके। वह उससे पूछने के लिए अपना मुंह खोलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। वह केवल थक कर अपनी आंखें बंद कर सकता था और उसे जो कुछ भी करना था करने दे सकता था। अरे अरे, ए लांग डांग, धत तेरी की, मेरी तरफ देखो, अपनी आंखें खोलो और मेरी ओर देखो। उसने उसके चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह अपनी आंखें खोले बिना न रह सका। उसने देखा कि वह अपनी स्थिति बदल रही है, दाहिनी ओर भाग रही है और अपना पीला सा चेहरा उसकी आंखों के सामने ला रही है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। माफ कीजिए, लेकिन आपकी सांसें रुक गई है, मैं थक गया हूँ। उसने खुद को थका हुआ कहते हुए सुना। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें जागते रहने की सलाह देता हूँ। उसने उसे चेतावनी देते हुए उसकी कमर की ओर मुड़कर उसके बाजू पर लगे घाव पर टाके लगाने शुरू कर दिए। वह महसूस कर सकता था कि सुइयां बाहर खींची जा रही हैं और अंदर चुभोई जा रही हैं, लेकिन अब वह अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा था। वह उसे बताना चाहता था कि ऐसा करना उसके लिए बेकार है, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि उसने पहले सोचा था कि वह उसे इस मौसम में हवा और बर्फ से सुरक्षित जगह पर नहीं ले जा सकती, लेकिन उसने ऐसा किया। वह आधे होश में लड़की को सुई और धागे से उसे यातना देते हुए देखता रहा, फिर आज्ञाकारी ढंग से अपनी इच्छानुसार सांस लेता और छोड़ता रहा। हर बार जब वह सांस लेना बंद कर देता और बेहोश हो जाता, तो वह उसके चेहरे पर थपथपाती, जब तक कि वह अपनी आंखें खोलने और उसकी पुकार का जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर वह जवाब नहीं देता, तो वह उसके घावों पर लाल गर्म चाकू से दबाव डालती, जिससे वह दर्द से जाग जाता। ऐसा करना वाकई बहुत दर्दनाक था, लेकिन यह वाकई बहुत उपयोगी था। एक अज्ञात समय के बाद उसने आखिरकार सभी खून बहने वाले घावों का इलाज पूरा कर लिया और वह अभी भी सांस ले रहा था, लेकिन वह अब अपने अंगों को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया था। उसने स्पष्ट रूप से यह भी पाया था कि उसके शरीर का तापमान बहुत कम था,
इसलिए उसने जल्दी से उसे पीने के लिए घोड़े के दूध की शराब लाकर दी। लेकिन यह बेकार था, यह उसे गर्म नहीं कर सकता था, वह अब और काम भी नहीं सकता था। वह जमीन पर लेट गया। उसके विचार धुंधले हो गए क्योंकि वह उसे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह समझ गई थी कि उसने वह सब कुछ कर लिया है जो वह कर सकती थी। अब वह हार मान लेगी। जब उसने अपना हाथ उसके सिर को सहारा देने के लिए छोड़ा, तो उसने स्पष्ट रूप से सोचा, उसके पास अपना मुंह खोलने की भी ताकत नहीं थी, यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी धीरे धीरे धीमी हो गई। मुझे खेद है, उसने सोचा। वाकई खेद है। उसकी पलकें भारी थी, धीरे धीरे बंद हो रही थी। लेकिन अगले ही पल उसे अचानक अपने बगल से गर्मी आती हुई महसूस हुई। यह एक व्यक्ति के शरीर का तापमान था, जो सीधे उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था। वह आश्चर्यचकित था और उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि वह अपने कपड़े उतार रही थी। उसके बगल में लेट गई, उसके खिलाफ झुक गई और यहाँ तक कि उसे अपनी तरफ करवट लेकर लिटा दिया ताकि वह उसके खिलाफ और दबाव डाल सके। हालांकि उसने उन दोनों को एक कंबल और एक कोट से ढक दिया था, फिर भी वह कांप रही थी। हालांकि वह बर्फ की तरह ठंडा था, फिर भी उसने खुद को उसके खिलाफ कसकर दबाया। उसके छोटे गर्म हाथ उसकी बर्फीली छाती को रगड़ रहे थे। उसने कमजोरी से उसकी तरफ देखा, केवल यह देखने के लिए कि वह भी उसकी तरफ देख रही थी। मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है, वह बहुत दृढ़ता से बोल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसकी हरकतों से उसका पहले से ही कमजोर दिल और भी गर्म हो गया और जोर से धड़कने लगा। उसे ठीक करने के लिए उसने पहले ही उसके सारे कपड़े उतार दिए थे और अब उसने उसे अपने सारे कपड़े भी उतार दिए। अपनी शर्म की परवाह किए बिना उसने उसे गर्म करने के लिए अपने शरीर की गर्मी का इस्तेमाल किया। एक पल बाद वह कांपने लगा, एक कुत्ते की तरह हिल रहा था जो अभी अभी पानी में गिरा हो। उसने एक अजीब सी कराह निकाली जो रोने जैसी लग रही थी। जब तक कि उसके गर्म आंसू उसके होठों को छू नहीं गए, उसने पुष्टि की कि वह वास्तव में रो रही थी। इससे पहले कोई भी उसके लिए नहीं रोया था। इस दुनिया में वह जिस किसी को भी जानता था, वह उससे नफरत करता था और उससे डरता था। उसे लगता था कि एक दिन जब वह मर जाएगा, तो कोई भी उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहाएगा। कौन जानता था, इस दुनिया में उसके लिए रोने वाली पहली व्यक्ति वह ही होगी। वह किसी कारणवश उसका गला भर आया और उसका हृदय भी गर्म हो गया। वह ठंड से कांप रहा था। तूदा ने अपने बगल में बैठे आदमी को कसकर गले लगाया। उसका गाल उसकी छाती से सटा हुआ था, उसका कान उसके दिल से सटा हुआ था। वह अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पा रही थी। वह कांप रहा था, लेकिन यह बर्फीला शरीर आखिरकार गर्म होने लगा। काफी देर बाद उसने देखा कि वह उसके शरीर को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा जो कांप रहा था। उसने उसे दूर नहीं धकेला, केवल महसूस किया कि उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर पर टिका दी, कर्कश स्वर में और आक्रोश से कांपते हुए, तुम सच में अड़ियल, नफरत करना। आंसू बहते रहे, उसने उसे गले लगा लिया, लगातार उसकी पीठ सहलाती रही। हाँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, आपकी कल्पना से भी परे जिद्दी, उसने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। उसे उम्मीद थी कि वह मर जाएगा, लेकिन अब उसे केवल यही उम्मीद थी कि वह जीवित रह सके। उसके द्वारा दोषी ठहराए जाने के लिए जीना, उसके द्वारा अपमानित होने के लिए जीना, उसके साथ सब कुछ सहने के लिए जीना। वह जानती थी कि उसके लिए मृत्यु जीवन से अधिक आरामदायक थी। मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देगी। 18 साल बाद वह फिर से नायक बन जाएगा, लेकिन अगर वह जीवित रहा तो केवल अंतहीन पीड़ा होगी। लेकिन उसने कोशिश की, जीवित रहने की कोशिश की,
विरोध करने की कोशिश की क्योंकि उसने आदेश दिया था, क्योंकि उसने पूछा था, क्योंकि उसने उसे जीने के लिए मजबूर किया था। इसलिए वह उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी और उसे गले लगाने दिया जब तक कि उसके शरीर का तापमान और दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य नहीं हो गई, जब तक कि उसकी सांस सामान्य नहीं हो गई। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसने उसे और नहीं रोका। वह अभी भी सांस ले रहा था और वह कांप नहीं रहा था। वह अपनी तंद्रा से लड़ना चाहती थी। उसे बाहर जाकर जांच करनी थी, सुनिश्चित करना था कि इस क्लोक टेंट का दरवाजा बर्फ से अवरुद्ध न हो, सुनिश्चित करना था कि जिस शाखा का उपयोग उसने टेंट को सहारा देने के लिए किया था वह बर्फ के कारण गिर न जाए, सुनिश्चित करना था कि घोड़ा कसकर बंधा हुआ हो और भाग न सके। लेकिन घोड़े पर भागने के कुछ दिनों के बाद लेटने का एहसास वाकई बहुत अच्छा था। उसका दिल लगातार धड़क रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि उसकी तनी हुई मांसपेशियां धीरे धीरे शिथिल हो रही हैं, क्योंकि वह वाकई बहुत थकी हुई थी। बस कुछ सांसों के बाद ही वह सो गई। सुबह का आसमान। वह मंद रोशनी में जाग गया। उसने खुद को लड़की को पकड़े हुए पाया। वह सो रही थी। उसकी सांसें गहरी और नियमित थी। उसका नंगा शरीर बहुत गर्म था, एक छोटी सी चिमनी की तरह उसे गर्म कर रहा था। आग किसी समय बुझ गई थी। उसका चेहरा बर्फीले ठंडे कालीन पर खुला था, लेकिन उसका शरीर उसके गर्म होने के कारण बहुत गर्म था। पिछले कुछ दिनों में वह सोता और जागता रहा था। उसने उसे अपने बैग में सूखा राशन और घोड़े के दूध की शराब खिलाई, उसे मजबूर किया कि वह सब खा ले। जब उसे बुखार हुआ तो उसने बाहर से बर्फ का पानी लाकर बुखार कम करने में मदद की। उसने उसका बहुत ख्याल रखा। अगर वह न होती तो वह बहुत पहले ही मर गया होता। उसकी हालत भी उससे ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसे पीटा गया और फिर भागते हुए देखा गया। वह उसके चेहरे पर चोट के निशान देख सकता था और वह अपने दाहिने पैर पर लंगड़ा रही थी। उसे पता था कि उसने अपना ज्यादातर खाना उसे दे दिया था। जब वह शिविर से बाहर भागा तो आपातकाल के कारण वह घोड़े को चुराते समय केवल सूखा भोजन का एक बैग और घोड़ी के दूध की शराब के 2 बैग ही ले जा सका। यद्यपि उसे घुड़सवार सेना से और अधिक सामान मिल गया, फिर भी केवल 2 बैग ही बचे थे। कुछ दिन पहले सारा सूखा खाना खत्म हो गया था। उसने देखा कि वह उसे घोड़े के दूध की शराब पिला रही थी, जबकि वह बर्फ का पानी पी रही थी। वह अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसके लाल और बैंगनी सूजे हुए चेहरे को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी नाक छिल रही थी, उसके होंठ भी सूखने लगे थे। वह अत्यंत दयनीय, पतली, पीली, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उसका लिंग खड़ा हो गया। वह अपनी इच्छा को उसकी जांघों पर दबाता हुआ महसूस कर सकता था, थोड़ा काँप रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपनी लार निगल ली। यह एक अच्छा विचार नहीं था, न पहले, न अब। इसलिए उसने खुद को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, बैठने की कोशिश की। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जिस घाव पर उसने टांके लगाए थे वह अभी भी लाल और सूजा हुआ था, लेकिन स्थिति काफी बेहतर थी। उसका बुखार उतर गया था और उसका शरीर हिलने डुलने लगा था। उसने इधर उधर देखा। वह पिछले 2 दिनों में कभी कभी जाग जाता था और पाया कि यह जगह एक अस्थायी तंबू थी जिसे उसने एक पेड़ की शाखा पर लटके घुड़सवार लबादे का उपयोग करके बनाया था। उसे बाहर की स्थिति का पता लगाना था। उनका पीछा करने वाले लोग कभी भी आ सकते थे। उसने अपना कोट पहना और एक एक कदम करके तंबू से बाहर निकल गया।